हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी जो है सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसको टारगेट करते हुए हम बैच चला रहे हैं। जो 14-15 दिसंबर का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, लगातार आपकी सही तरीके से हर सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, चाहे वो मैथ्स हो, और आपकी एसएसटी हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, और आपका सीडीपी हो। तो इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप जो अभी आए हो, आप क्लास में जो बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले दाएं बाएं दोस्तों के साथ। जो सीटेट के जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, कमेंट करें क्वेश्चन को। जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, उसका आंसर आपको जरूर देना है, और क्लास को सबसे पहले आप लाइक कर दें, ठीक है ना। तो आप सभी का बीएस कोचिंग सेंटर में जुड़ने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। शुरुआत करते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो उससे पहले अगर आप हमें इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो ये बीएस कोचिंग सेंटर इंस्टाग्राम पे है, और टेलीग्राम चैनल पे जो भी यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो जिसने भी बीएस कोचिंग सेंटर को टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट से आप सभी ज्वाइन कर लें, ये हमारा लिंक है। तो चलिए हम बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो सीडीपी का आपके पास चाइल्ड डेवलपमेंट का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। फटाफट से पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर इसके आंसर दें। जो भी क्लास में आए हैं, क्लास को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन क्या है? भाषा के अधिग्रहण और विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल है। ठीक है जी, पढ़ो एक बार, आप क्वेश्चन पढ़ो भाई। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। दोबारा से देखते हैं। भाषा के अधिग्रहण और विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए, प्रसव पूर्व अवधि। ऑप्शन बी, प्रारंभिक बचपन। ऑप्शन सी, मध्य बचपन। और ऑप्शन डी है किशोर अवस्था। ठीक है, इंग्लिश में बात करें, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज प्री नेटल पीरियड। ऑप्शन ए। बी है प्यारे बच्चों अर्ली चाइल्डहुड, और सी है आपका मिडल चाइल्डहुड, और डी है एडोलेसेंस। फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रारंभिक बचपन यानी अर्ली जो चाइल्डहुड एज जो होता है, 2 से लेकर के आपका 5 साल तक की जो भाषा की जो लैंग्वेज की जो है सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है, वो उसका काल होता है 2 से 5 साल का, जिसको हम प्रारंभिक बचपन के नाम से, अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। जिसमें हमारा बच्चा जो होता है नकलची बंदर कहलाता है। क्यों? जो भी चीज़ें आप बोलेंगे उसको बार बार उसको रिपीट करेगा, बार बार उसको दोहराएगा, और जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो चीज़ों की एक्टिविटी करके देखेगा, यानी अनुकरण करके देखेगा, नकल करके देखेगा। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड, यानी कि प्रारंभिक बचपन की अवस्था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका आंसर है वो है आपका प्रारंभिक बचपन। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
इसमें किसी तरीका का किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा, मोस्ट वेलकम है। ये हमारा व्हाट्सएप पे हमारा जो है नंबर है, कोई भी डाउट है आपके पास तो डाउट के लिए आप इस व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर किए जाएंगे। क्लास बिल्कुल लाइव है, इसमें फालतू के कमेंट नहीं कर रहे हैं कि गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, दाएं बाएं की बातों पे फोकस नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर। क्यों 14-15 दिसंबर को जब आप पेपर देंगे तो ये पेपर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका सीटेट का एग्जाम है। ठीक है जी, चलो जी शुरुआत करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलो ये पढ़ के देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का निम्नलिखित में कौन सा चरण है? ऑप्शन ए विलंबता चरण, बी है सामाजिक अनुबंधन एसोसिएशन, सी है आपका और ठोस परिचालन चरण, डी है उद्योग बनाम हीन अवस्था। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a stage of moral development process proposed by Lawrence Kohlberg? ऑप्शन ए लेटेंसी स्टेज यानी विलंबता चरण बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सी है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज। फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। कोहलबर्ग ने क्या है नैतिक विकास के सिद्धांत की यानी कि मोरल डेवलपमेंट के लिए जो अपने चरण दिए हैं उसको आपको बताना है। तो हमारे जो कोहलबर्ग है, लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो क्या कहते हैं भाई, कोहलबर्ग का कहना है कि हम जो है सामाजिक अनुबंधन ओरिएंटेशन यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में हम चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं। सोसाइटी की बात होती है, सोसाइटी में जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उसको फॉलो करने की बात होती है, जिससे हम क्या है सोशलाइजेशन सीखते हैं। तो इसलिए ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार कोशिश, शानदार जवाब। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्लास लाइव है, जो अभी आए हैं क्लास में क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्या भाई, कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए लिंग पूर्वाग्रह, बी है लिंग पहचान, सी है लिंग प्रासंगिकता और डी है लिंग स्थिरता। यानी कि ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन a teacher often pays more attention to boys than girls. This is an example of gender. ऑप्शन ए है जेंडर बायस, बी है जेंडर आइडेंटिटी, सी है आपका जेंडर रिलेवेंस और डी है जेंडर कंस्टेंसी। फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ जी प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्या है, कक्षा में जो शिक्षक है वो क्या कहते हैं, लड़कों की तुलना में लड़कियों पर अधिक ध्यान देते हैं। यानी कि लड़कों से क्या है, लड़कों के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं, सिखाने में, पढ़ाने में, समझाने में ध्यान किस पे दे रहे हैं, लड़कियों पे। और आपको बता दें, अगर आप लड़का और लड़की में भेद करते हैं, किसी एक तरफ झुके होते हैं, किसी एक तरफ ध्यान देते हैं, तो ये आपका जेंडर बायस कहलाता है, यानी कि लिंग पूर्वाग्रह कहलाता है।
इसलिए यहाँ पर जो प्यारे बच्चों ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए सभी के सभी? किसी को किसी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार। हाँ जी बताओ। लिंग लिंग स्थिरता, लिंग स्थिरता में यही है कि एक उस पे पर्टिकुलरली आप डटे हुए हो, लड़की लड़की पे ही डटे हुए हो। आप देखते हो जब क्या बोलते हैं, जैसे किसी के बेबी होता है, बच्चा होता है, तो किसी का माइंड सेट होता है कि भाई मुझे ना सिर्फ लड़की चाहिए, ये सिर्फ लड़का चाहिए। तो ये क्या है भाई, आपकी जो सोच है ना, जो आपकी थिंकिंग है, वो किसी एक पे डटी हुई है। समझ गए? क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की लिंग रूढ़िवादिता और लिंग भूमिका उपरांत अनुरूपता को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है? इसके लिए ऑप्शन ए है लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा, और बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों लिंग विशिष्ट भूमिकाओं पर जोर देना, और सी है लिंग पृथक खेल समूह, और डी है लिंग पृथक बैठने की व्यवस्था। हाँ जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रन जेंडर स्टीरियोटाइप एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी? ये है आपका क्वेश्चन। इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, बी है एम्फसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, सी है मेरे प्यारे बच्चों जेंडर जेंडर सेग्रीगेटेड बाय ग्रुप्स, डी है जेंडर सेग्रीगेटेड बाय सीटिंग अरेंजमेंट। ये है आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए क्या है? डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। हम लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में क्लास में अच्छे से चर्चा करेंगे, उस पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि लोगों के दिमाग के ढक्कन खुले, लड़के लड़कियों में भेदभाव, एक तरफ झुकाव, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। तभी जाकर के हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर पाएंगे, और तभी जाकर लोगों को चीजें समझ में आएगी। फिर ये आपका बायस होना, एक तरफ झुकना, भेदभाव करना, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हम कम कर ही सकते हैं। बाकी ये क्या है, मेंटली सोचे, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ जी बेटा बिल्कुल। हाँ हाँ, नहीं बेटा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चियों की लिंग रूढ़िबद्धता, यानी कि क्या है भाई, आपसे जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िबद्धता को हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, और लिंग भूमिका यानी कि जेंडर रोल, कि भाई लड़का है तो लड़की का प्ले नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, तो उसके बारे में उसमें क्या होगा बेटा, इससे भी कोई बेस्ट ऑप्शन होगा, है ना? उसमें क्या हो पता, ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट क्या है, वो रोल दिखा रहे हो, इस तरीके से हो। 4 ऑप्शन होंगे ना, वो देखना आप, उसमें कोई ना कोई इससे भी बेस्ट ऑप्शन होगा, इसीलिए सर ने वो करवाया होगा। ठीक है, चलो ये समझ आ गया, वेरी गुड। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अभी आए हैं क्लास में, क्लास को लाइक कर देंगे प्लीज, और बीएस कोचिंग सेंटर में अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपके सारे सब्जेक्ट की ये मैराथन की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे सारी तैयारी आप कर सकते हैं। बीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। क्लास बिल्कुल लाइव है, आपको फालतू के कमेंट नहीं, सिर्फ ये आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर, इन चीज़ों से मतलब होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो जी बहुत बढ़िया। क्या है भाई, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधक के रूप में देखते हुए उनकी सोच पर सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के
प्रभाव पर जोर दिया है? ऑप्शन ए जॉन बी वॉटसन, बी है लेव वाइगोत्स्की, सी है जीन पियाजे और डी है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग। यानी कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट while viewing children as active seekers of knowledge emphasize the influence of social and cultural context on their thinking। ये है आपका क्वेश्चन। तो आपको बताने हैं कि क्या बच्चे जो है ज्ञान के सक्रिय क्या होते हैं, साधन होते हैं, उनके रूप में देखते हैं और उनकी सोच पर सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव पर जोर डालते हैं। तो वो कौन है भाई? क्या? अच्छा, इसीलिए यहाँ पर तीनों नाम है, चारों नाम है। फटाफट से बताओ क्वेश्चन का आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम है कम, क्वेश्चन है ज्यादा। अरे बेटा, लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चा समाज से और सांस्कृतिक से सामग्री से इनसे सबसे ज्यादा सीखता है। इसके लिए वो एक्टिव होकर समाज के साथ ग्रुप में सोसाइटी में क्या होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसलिए क्या है, ये लेव वाइगोत्स्की का कहना है, ठीक है। और जो कोहलबर्ग है ये सिद्धांत बताते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं सोसाइटी से जुड़ने के लिए, और ये एक्टिव होकर के सक्रिय तरीके से चीजों को करते हैं, ठीक है जी। और जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा करके चीजों को ज्यादा सीखता है। समझ गए? चलो, कोई डाउट तो नहीं है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। ये बेटा सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो आपका दिसंबर 2019 में आया हुआ पेपर है, ठीक है। वो वाला ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रही हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिग्जा पहेली एक काम करते हुए 5 साल की नज़मा खुद से कहती है। जिग्जा पजल्स जो है उसको सॉल्व करते हुए 5 साल की नज़मा का क्या कहना है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह नहीं, गहरे रंग का टुकड़ा जो यहाँ जाएगा और यह जूता बनाएगा। इस प्रकार की बातचीत को वाइगोत्स्की ने इस प्रकार संदर्भित किया है। ऑप्शन ए है निजी भाषण, यानी निज वाक भी बोल सकते हो आप इसको, निज वाक, ठीक है जी। ऑप्शन बी है जोर से बात करना, सी है मचान और डी है पारिस्थितिक भाषण। निज वाक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्शन ए प्राइवेट स्पीच, बी है जोर से बात करना या टल्क अलाउड, सी हो गया मचान यानी कि स्कार्फ फोल्डिंग और डी है आपका इसेंट्रिक स्पीच यानी कि पारिस्थितिक संभाषण। ये है आपके 4 ऑप्शन। While working on a zigzag puzzles, 5-year-old Nazma says to herself, खुद से ही बात करती है, says to herself, where is the blue piece? No, no, this one, dark one that would go there, here and make this shoe. This kind of talk is referred to by वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का क्या कहना है? फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार, सभी का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए प्राइवेट स्पीच यानी कि निज वाक, ठीक है जी। कि आपस में खुद से ही बात करने को वाइगोत्स्की ने बताया है इसको प्राइवेट स्पीच। जो बच्चा खुद को क्या है गाइड कर रहा होता है, दिशा दे रहा होता है, अपने आप को डायरेक्ट चीजों को करने में अपने आप को डायरेक्शन दे रहा होता है, ठीक है ना। और यही बात अगर आपके पास ये क्वेश्चन जीन पियाजे से पूछा जाता तो ये क्या बन जाता आपका? पारिस्थितिक? नहीं 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 नहीं, इसमें आपका बेटा हो जाता क्या, स्कार्फ फोल्डिंग। तो स्कार्फ फोल्डिंग भी हमारे जीन पियाजे ने दे रखा है, जिसमें आपको क्या है
कोई प्रॉब्लम दी जाती है, प्रॉब्लम का हाफ सॉल्यूशन किसी आपसे एक्सपर्ट द्वारा उसका सॉल्यूशन लेकर के आप उस प्रॉब्लम से उस जो चीजें आप सीखना चाहते हैं उससे बाहर आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन ए की तरफ हम जाएंगे जो बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए सुदृढ़ीकरण यानी कि रिफोर्समेंट, ऑप्शन बी कंडीशनिंग, ऑप्शन सी मॉडलिंग और ऑप्शन डी है स्काफ फोल्डिंग, मचान, यानी गिविंग कोर्सेज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड वाइल नीड इन एन एग्जाम्पल ऑफ। हाँ जी, क्या होगा? बच्चे को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता प्रदान करना, इसका उदाहरण क्या कहलाता है? फॉर एग्जाम्पल बच्चे को हम सिखा रहे हैं साइकिल चलाना, तो साइकिल चलाने के लिए सबसे पहले हम उसको संकेत देंगे, उसको क्या देंगे भाई? सपोर्ट कैसे देंगे कि भाई ये साइकिल है, ऐसे पैडल मारते हैं, इस तरीके से आपको ये चीज़ें इधर उधर आपको हैंडल संभालना होता है, ब्रेक मारना होता है, तो ये सारे के सारे आप उसको क्या दे रहे हैं? संकेत। फिर बच्चे को क्या करा आपने? आवश्यकता पड़ने पर उसको थोड़ी देर साइकिल चला के भी दिखाया कि आप ऐसे पैडल मार के इस तरीके से चला करके बेटा आगे बढ़ेंगे, तो ये आपने उसकी हाफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ये किस चीज का उदाहरण है? क्या होगा? स्कार्फ फोल्डिंग। अभी बताया था आपको, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था कि जिसमें आपकी कोई प्रॉब्लम हाफ होती है, उस हाफ को सॉल्यूशन के लिए आप किसी की हेल्प लेते हैं, और हेल्प किसकी लेंगे? जो उसमें आपसे ज्यादा बेहतर जानता होगा, ठीक है ना। जिसको साइकिल चलाना आता होगा, जिसको ड्राइविंग करनी आती होगी, वही तो आपको ड्राइव कराना सिखाएगा, वही तो साइकिल चलाना सिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका सीटेट का एग्जाम है, तो सीटेट के एग्जाम के लिए आप यहाँ पर कोचिंग में आए, आप प्रीवियस ईयर देख रहे हो किस तरीके सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, कैसे हम PYQ के सारे क्वेश्चन के सारे सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, जिससे आपकी हेल्प हो पा रही है, यानी कि स्कार्फ फोल्डिंग का मचान का काम कर रहे हैं, ताकि आपकी आधी प्रॉब्लम को जिस कुछ इसमें क्या होता है बेटा, कुछ चीजें हम खुद से कर पाते हैं, कुछ दूसरों की मदद से कर पाते हैं, और दूसरों की मदद से हम किससे कर पाएंगे? जो उस फील्ड में आपसे ज्यादा जानता होगा। टीचर जो है जिनका खुद का क्वालिफाई हो रखा है, जिन्होंने दूसरे बच्चों के भी करवाए हैं, जिन्होंने खुद से किया है, तो वही आपकी क्या है? मदद कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कार्फ फोल्डिंग। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लास को लाइक कर देंगे। अब पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित ठोस परिचलन चरण की विशेषता है? इसके लिए है ऑप्शन ए हाइपोथेटिक कटौती तर्क प्रस्तावनात्मक विचार, ऑप्शन बी संरक्षण वर्ग समावेशन, बी है विलंबित नकल वस्तु स्थायित्व, और डी है बनावटी खेल विचार और अपरिवर्तनीय सोच। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैटेगराइज द concrete operational stage as proposed by Jean Piaget? ऑप्शन ए हाइपोथेटिक डिडक्टिंग रीजनिंग प्रोपोर्शनल थॉट, बी है कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन, सी है डेफर्ड इमिटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस, डी है आपका मेक बिलीव पे रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार जीन पियाजे द्वारा ठोस परिचालन चरण की विशेषता है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शन नंबर बी
कंजर्वेशन, क्लास इन इंक्लूजन, यानी कि संरक्षण और वर्ग समावेशन करना, ठीक है ना। वेरी गुड। ठोस परिचलन चरण में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हम क्या करते हैं, चीजों को पहले समझते हैं, ठीक है ना, फिर उसको समावेशन करते हैं। अगर कोई नई चीज आ गई है उसको फिर अपने स्कीमा में जा करके नई चीज को एक्वायर करते हैं, संरक्षण करते हैं और वर्ग समावेशन हम कर पाते हैं, यानी कि क्लास इंक्लूजन हम कर पाते हैं। कन्वर्जेशन क्लास इंक्लूजन, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, ये आपका राइट आंसर है। समझ गए जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ये देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की रचना है। ऑप्शन ए स्कीमा, बी अवलोकन संबंधी शिक्षा, सी कंडीशनिंग और डी है सुदृढ़ीकरण। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजे कंस्ट्रक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, फटाफट से बताएं। वेरी गुड, क्या है भाई, स्कीमा के बारे में हमारे जीन पियाजे क्या करते हैं, बताते। स्कीमा क्या होता है पता है आपको? देखो बेटा, हमारा दिमाग है, दिमाग में, हमारे दिमाग में जो भी चीजें चलती हैं, हमारा फैमिली है हमारे दिमाग में, पढ़ाई है, लिखाई है, घर है, हम कपड़े पहनते, फॉर एग्जाम्पल आप घर घर में रहते हो, घर में आपका एक अलमीरा होगा ना, अलमीरा में आपके ऐसे ऐसे बॉक्स बने होंगे, एक में आप अपने कपड़े रखते होंगे, एक में शूज रखते होंगे, एक में हो सकता है आप अपने मेकअप का सामान, कंघा वंगा ये चीजें रखते हो, एक में क्या है भाई कुछ और सोने के लिए अपने कंबल बिस्तर वगैरह रखते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड कर रखी है। तो ये जो चीजों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, चीजों का जो वर्गीकरण है, वही आपका स्कीमा कहलाता है। स्कीमा कुछ नहीं है, स्कीमा हमारे दिमाग में जो भी चीजें हैं वो सारी स्कीमा है। चाहे आपके दिमाग में पेरेंट्स है, पढ़ाई है, पेपर है, कहीं जाना है, कुछ दिमाग में चल रहा है, कोई रिलेशन है, जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वही हमारी स्कीमा कहलाती है। स्कीमा और कुछ नहीं है, जितनी भी चीजें हमारे दिमाग में कैटेगरी वाइज जो चीजें हैं, चाहे हमारा एग्जाम है, पढ़ाई है, लिखाई है, कोई रिलेशन है, घर है, आना है, जाना है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में क्या है, एक सेट बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम स्कीमा, जो कि चीजों का वर्गीकरण करा हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, इसी को ही हम स्कीमा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया, शानदार। इससे पहले पता था आपको कि स्कीमा इसी को कहते हैं? हाँ, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब क्लियर है बेटा, क्लियर है यहाँ पे, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलो जी, बहुत बढ़िया, शानदार। इसलिए यहाँ पर जो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। स्कीमा कुछ नहीं है, एक शब्द है, शब्द शब्द स्कीमा है, स्कीमा को ही हमारे दिमाग में जितनी सारी चीजें बनी हुई है वो सारी स्कीमा के अंदर आती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जो क्लास में अभी आए हैं क्लास को लाइक कर देंगे, और चीज़ें आपको एग्जाम ओरिएंटेड लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही है, तो क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? ऑप्शन ए छात्रों को रैंक आवंटित करना, यानी असाइनिंग रैंक ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन ए। बी कहता है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रम को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड क्रिएटिविटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी है छात्रों को उनके स्कोर के अनुसार लेबल करना, यानी लेबलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर। डी है मेरे प्यारे बच्चों रिपोर्ट कार्ड में पास या फेल अंक डालना या अंकित करना, या मार्क पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड्स। तो ये चार ऑप्शन है,
फटाफट से आप इसका क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या है? बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हमारा इवैल्यूएशन करने का जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में जो भी चीजें आप पढ़ा रहे हो, बच्चे को समझा रहे हो, एज अ टीचर आप क्लास में चीजों को लेकर आए हो, तो बच्चों की स्पष्टता को, बच्चे को सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। और भ्रम को समझना होगा कि बच्चे का कोई डाउट है तो उसके डाउट को समझकर उसके डाउट के क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन निकालेंगे, तभी जाकर के क्या होगा, आपका सही मायने में मूल्यांकन हो पाएगा, इवैल्यूएशन असेसमेंट हो पाएगा, जिसमें हम सक्सेस रहेंगे। तभी तो देखेंगे ना कि पहले हमारे बच्चे को क्या आता था। हमारे पास बच्चा पढ़ने आया है, मैं आज क्लास में पढ़ाने आई हूँ, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको क्वेश्चंस जो है ये आपकी काम की चीज तो है, लेकिन काम की चीज को आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना भाई, पढ़ाया किस तरीके से जा रहा है, आप डिलीवर किस तरीके से कर रहे हैं, ये चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। तो देखा जाएगा कि जो भी चीजें आप पढ़ाए वो क्या हो, क्लियरली हो, क्लियरिटी है, स्पष्टता है चीजों में, और साथ ही साथ जो डाउट हो, उस जो भ्रम हो, उस भ्रम को भी समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल आपको भी जवाब देना है, आप भी अपने आंसर दें साथ के साथ। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फटाफट से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पे है ये क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है भाई, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बुद्धि वह निश्चित क्षमता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, यानी इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। ऑप्शन बी है, मानकीकृत परीक्षाओं का उपयोग करके बुद्धि क्षमता को सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है, यानी इंटेलिजेंस कैन बी accurately measured and determined by using standardized test। ऑप्शन सी है प्यारे बच्चों, बुद्धिमत्ता एक एकात्मक कारक है और एक एकल गुण है, यानी इंटेलिजेंस इज अ यूनिटी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रायड। ऑप्शन डी है, बुद्धिमत्ता बहुआयामी और जटिल क्षमताओं का एक समूह है, यानी इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। ये है आपके पास क्वेश्चन, और ये है आपके क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, जो कि 4 में से एक सही है। आप बताएं कि कौन सा सही है, फटाफट से जवाब दें 6 सेकंड के अंदर। और आपको बेटा अभी अपने स्कोर भी बताने हैं कि इस इतने क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जल्दी से फटाफट से आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंटेलिजेंस जो है आपकी मल्टी डायमेंशियल, अलग अलग विचारों के प्रकार, कहाँ कहाँ पे आप एक ही चीज को कितने तरीके से कैसे सॉल्व करते हो, ये आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये किस पे मैटर करती है? आपकी इंटेलिजेंसी पे, ठीक है ना। तो मल्टी डायमेंशियल और आपका कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, यानी कि जटिल क्षमताओं का भी एक समूह माना जाता है। क्लियर है? जिसमें आप अलग अलग चीजों को कैटेगराइज करके, एनालिसिस करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। इससे आपकी इंटेलिजेंसी देखी जाती है कि आप किसी चीज को करने में कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें किसी को किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए जी, बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, रूही हमेशा एक समस्या के कई समाधानों के बारे में सोचती है जिसमें से कई मूल समाधान होते हैं। रूही विशेषता प्रदर्शित कर रही है किस चीज की? ऑप्शन ए, रचनात्मक विचार की, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग की, क्रिएटिव थिंकर है।
ऑप्शन बी है अभिसारी विचार यानी कि कन्वर्जेंट थिंकर, ऑप्शन सी कठोर विचार यानी कि रिगड थिंकर, ऑप्शन डी है अहंकारी विचार यानी ईगोसेंट्रिक थिंकर। फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अभी मैंने इस क्वेश्चन से पहले ही चीजें क्या बताई थी कि क्या होता है, हम चीजों को कई पहलुओं में हम चीजों के बारे में सोचते हैं। तो रूही क्या कर रही है भाई, एक समस्या के कई समाधानों के बारे में सोच रही है कि इस समस्या को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसमें वो क्या करती है, कई समाधान, कई पहलुओं को, कई मूल चीजों को लेकर के आती है। तो वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही है, रचनात्मकता दिखा रही है, अपनी इंटेलिजेंसी दिखा रही है। देखो क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, क्वेश्चन करने का तरीका बदल दिया और आंसर के ऑप्शन बदल दिए। पेडागोजी का यही खेल होता है। देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का तरीका चेंज कर दिया और इसके ऑप्शंस बदल दिए। समझ गए? चलो जी, बहुत बढ़िया, शानदार। इसलिए यहाँ पर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह के विद्यार्थियों की कम भागीदारी की स्थिति में एक शिक्षक को यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, चलो वो देखते हैं हम अपने ऑप्शन के थ्रू। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए कहता है बच्चों को स्कूल से हटने के लिए कहना चाहिए। अरे भाई, ऐसे कैसे आप स्कूल से बाहर कर दोगे बच्चे को। ऑप्शन बी है स्थिति को वैसे ही स्वीकार करें और वह है वैसे ही रहने दो। नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। ऐसे छात्रों से अपनी अपेक्षाएं कम करें। क्यों भाई, बच्चे सीखने आए हैं, हम अपेक्षा करेंगे तभी तो बच्चों को सिखा पाएंगे। ऑप्शन डी है अपने स्वयं के शिक्षण पर विचार करें और छात्रों की भागीदारी को बेहतर बनाने के तरीके खोजें। क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन टीचिंग एंड फाइंड वे ऑफ इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। समझ गए आप? चलो जी, बहुत बढ़िया, शानदार। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे किसी तरीके का किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है? चले हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक डैश व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। ऑप्शन ए है को तैयारी नहीं करनी चाहिए, बी है को कभी कभार तैयारी करनी चाहिए, सी है सक्रिय रूप से तैयारी करनी चाहिए, डी है कि तैयारी को हतोत्साहित करना चाहिए यानी कि शुड नॉट प्रिपेयर्ड। ऑप्शन ए। बी है शुड ओकेजनली प्रिपेयर्ड यानी कभी कभार, नहीं जी। ऑप्शन सी है शुड एक्टिवली प्रिपेयर्ड और ऑप्शन डी है शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ। क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, कि बच्चे एक्टिवली क्या है, प्रिपेयर करें चीजों को। इसलिए यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, शानदार कोशिश, शानदार जवाब। जो अभी आए हैं क्लास में, क्लास को लाइक कर देंगे और इस बीएस कोचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। ठीक है जी, चलो अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। आप देखो फिर से आ गया आपका अलेक्सिया डिसलेक्सिया, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला भाई आपका, ठीक है ना। क्या है, डिसलेक्सिया वाले बच्चों के प्राथमिक लक्षणों में शामिल है यानी कि द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। ऑप्शन ए है ध्यान अभाव संबंधी विकार यानी कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, बी है भिन्न सोच पढ़ने में परवाह, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग, सी है धारा प्रवाह पढ़ने में असमर्थता, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंसली, डी है दोहराए जाने वाले लोकोमोटर क्रियाओं में संलग्न रहना, इंगेज इन
रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शंस। ये है आपके 4 ऑप्शन। फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। डिसलेक्सिया वाले बच्चों के प्राथमिक लक्षण में शामिल है। डिसलेक्सिया वाले बच्चों में इस 4 में से कौन सी चीज है जो कि शामिल होती है? क्या है? जल्दी 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 बताओ क्वेश्चन का आंसर। डी लग रहा है? अच्छा, चलो फिर सही बताओ। ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग फ्लुएंटली। क्या है भाई? धारा प्रवाह पढ़ने में उनको असमर्थता है। पढ़ने से जो रीडिंग जो होती है, रीडिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है बच्चे में, उसको हम डिसलेक्सिया अलेक्सिया नहीं कहते हैं। इसमें है भिन्न सोच, थिंकिंग आ गई ना, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। यहाँ तो वो आ गया ना भाई, इंगेज इन रिपीटेटिव लोकोमोटर, यानी दोहराए जाने वाले लोकोमोटर की क्रियाओं में संलग्न रहना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिस बच्चे को रीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जिसको पढ़ने से रिलेटेड संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है, जो परेशानी होती है, उसको हम डिसलेक्सिया और अलेक्सिया के नाम से जानते हैं। ये डिसलेक्सिया भी वैसा ही शब्द है और अलेक्सिया लिखा आता है, तो वहां पर भी आपको यही टिक करना है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज के टोटल 15 क्वेश्चन। तो आप बताओ इस 15 में से आपका स्कोर क्या है? और 14-15 दिसंबर के लिए अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल अपनी, हम जब ट्रैवल करते हैं प्लेन में तो सीट बेल्ट बांधते हैं, उसी तरीके से आपका एग्जाम 14-15 दिसंबर को होने वाला है। उसके लिए आप बिल्कुल कमर कस के सीट बेल्ट बांध के इस तरीके से पढ़ो ताकि आपका ये एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो पाए। ठीक है जी, तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। इस तरीके से आप पढ़ते रहे। कोई भी डाउट है तो डाउट के लिए हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है। आपकी सीरीज में सारी क्लासेस चल रही हैं सारे टीचर्स के द्वारा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इस क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।